हेलो स्टूडेंट्स। प्लेटो अध्याय में हमने पिछली कक्षा में पढ़ा था प्लेटो का संपत्ति का साम्यवाद। और उसमें हमने देखा था कि प्लेटो ने शासक वर्ग और सैनिक वर्ग को संपत्ति से वंचित किया था। प्लेटो के साम्यवाद का दूसरा भाग है प्लेटो का परिवार का साम्यवाद, या इसको स्त्रियों का साम्यवाद भी कहते हैं। तो आज हम इसको विस्तार से समझने का प्रयास करेंगे, इसलिए आप वीडियो को शुरू से अंत तक ध्यान से सुने एवं देखें। तो आज हम देखते हैं प्लेटो का परिवार या स्त्रियों का साम्यवाद क्या है। संरक्षक वर्ग के लिए निजी संपत्ति का निषेध करने के साथ साथ प्लेटो उन्हें निजी परिवार से भी वंचित करता है कि संरक्षक जो वर्ग होगा उसका निजी परिवार भी नहीं होगा। प्लेटो का विचार है कि संरक्षक वर्ग कुशलतापूर्वक अपने कर्तव्यों का पालन कर सके, इसलिए उन्हें संपत्ति के मोह के साथ साथ परिवार या स्त्रियों के मोह से भी मुक्त किया जाना चाहिए। ये प्लेटो के परिवार के साम्यवाद का मुख्य बिंदु है। प्लेटो विश्व के उन कुछ दार्शनिकों में से हैं जिन्होंने राजनीतिक जीवन में स्त्रियों को उचित स्थान देने पर बल दिया है। प्लेटो ने स्त्रियों को बहुत महत्व दिया है और उसने निर्भीकता से ये घोषित किया है कि महिलाओं से शासन संचालन की लगभग उतनी ही क्षमता होती है जितनी कि पुरुष वर्ग में होती है। उसने साम्यवाद के रूप में एक ऐसी योजना प्रस्तुत की जो स्त्रियों को घर की चार दीवारी से, ऐसा माना जाता है कि महिलाएं केवल घर की चार दीवारी का काम करती हैं। प्लेटो ने महिलाओं को घर की चार दीवारी से बाहर निकाल कर उनके जीवन में राजनीतिक एवं सामाजिक जीवन की स्वच्छ हवा में श्वास लेने की कल्पना की है। यद्यपि प्लेटो यूनानी जगत की समस्त स्त्रियों के उद्धार तथा राजनीतिक जीवन में भाग लेने का पैगंबर नहीं है, तथापि इस दिशा में उसके चिंतन का महत्व किसी भी प्रकार से कम नहीं होता, क्योंकि स्त्रियों के राजनीतिक जीवन में भाग लेने के अधिकार के विषय में, जिसे विश्व आज तक भी पूर्ण रूप से स्वीकार नहीं कर पाया है, उसने आज से लगभग 2250 वर्ष पूर्व जो विचार व्यक्त किए वे अनेक दृष्टियों से मूलभूत हैं। ये प्लेटो जैसे दार्शनिक का ही साहस हो सकता है कि परिवार जैसी संस्था पर उसने वज्रपात किया है। प्लेटो की मान्यता थी कि परिवार और व्यक्तिगत संपत्ति एक दूसरे से गहराई से जुड़े हुए होते हैं। परिवार और संपत्ति एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। परिवार वह संस्था है जो व्यक्ति को संपत्ति उपार्जन के लिए बाध्य करती, अपनी पत्नी, बच्चों तथा अन्य प्रियजनों के लिए संपत्ति जुटाने हेतु व्यक्ति को बाध्य ही नहीं होना पड़ता, बल्कि ऐसा करना उसे एक पवित्र तथा नैतिक कार्य प्रतीत होने लगता है। अपने परिवार के लिए येन केन प्रकार अधिक से अधिक संपत्ति जुटाना ये व्यक्ति का मुख्य काम बन जाता है। राज्य के विवेक तथा उत्साह का प्रतिनिधित्व करने वाले संरक्षक वर्ग के लोग भी परिवार के हित के लिए संग्रह वृत्ति अपना लेते हैं। अतः प्लेटो ने परिवार के साम्यवाद की योजना प्रस्तुत की। उसके लिए उसने कुछ युक्तियां दी है जो इस प्रकार हैं
प्रथम है संरक्षक वर्ग को पारिवारिक मोह से मुक्ति। प्लेटो परिवार को एक ऐसी घातक संस्था मानता है जो व्यक्तियों में संकीर्ण मनोवृत्तियों तथा प्रबल स्वार्थपूर्ण भावनाएं उत्पन्न करती है। इसके अतिरिक्त पारिवारिक मोह तथा चिंताओं में फंसकर व्यक्ति सार्वजनिक कर्तव्यों के संपादन में वैसी सजगता का परिचय नहीं दे सकता जैसी सजगता संरक्षक वर्ग के व्यक्ति में होनी चाहिए। अतः प्लेटो संरक्षक वर्ग के लिए परिवार की व्यवस्था का अंत करना चाहता है। दूसरी बात है राज्य में एकता स्थापित करना। परिवार व्यक्तियों में मेरे तेरे की भावना उत्पन्न करता है। ये मेरा है, ये तेरा है, ये भावना परिवार उत्पन्न करता है और इस भावना के परिणाम स्वरूप संरक्षक वर्ग के व्यक्ति सत्ता प्राप्त में संघर्ष में लीन हो जाते हैं। उनके बीच सत्ता संघर्ष बढ़ने लगता है। अतः प्लेटो राज्य के हित में पारस्परिक संघर्ष की इस प्रवृत्ति का अंत करना आवश्यक मानता है। अतः प्लेटो संरक्षक वर्ग के समस्त स्त्री और पुरुष को एक ही परिवार के रूप में परिणित करके राजनीतिक एकता को स्थापित करना चाहता है। प्लेटो के दृष्टिकोण को व्यक्त करते हुए बाकर ने लिखा है कि उसके परिवार के उन्मूलन का दिन राज्य की एकता के उद्घाटन का दिन होगा। व्यक्ति के लिए स्वतंत्रता और दोनों के लिए न्याय का दिन होगा। तीसरी युक्ति है महिलाओं की मुक्ति। महिलाओं की मुक्ति और समान अधिकार। प्लेटो के समय में एथेंस का सार्वजनिक जीवन पुरुषों तक ही सीमित था। इसमें स्त्रियों का प्रवेश वर्जित था। उनका कार्य केवल घर की चार दीवारी में रहकर बच्चों का पालन पोषण करना था। राज्य की सेवा के लिए बच्चों को उत्पन्न करने में विवाह एक साधन और पत्नी एक उपकरण मात्र मानी जाती थी। प्लेटो के शब्दों में परिवार एक ऐसा स्थान है जहाँ मनुष्य की प्रतिभा का हनन होता है तथा पत्नियों की मानसिक शक्ति चूल्हे और चौके में बर्बाद हो जाती है। प्लेटो स्त्रियों के इस हीन जीवन का अंत करना चाहता था। उसका विचार था कि स्त्रियां भी पुरुष के समान ही सार्वजनिक क्षेत्र में कार्य करने के लिए उपयुक्त हैं और उन्हें इस बात का अवसर दिया जाना चाहिए। वह स्त्रियों के साम्यवाद का प्रावधान कर एक और तो स्त्रियों के लिए स्वतंत्रता एवं स्वतंत्र जीवन का अधिकार प्राप्त करना चाहता था। दूसरी ओर वह राज्य के आधे भाग यानी महिलाओं को उपयोगी सेवाएं राज्य के लिए उपलब्ध करवाना चाहता था। इसलिए एक विद्वान क्रॉसमैन कहते हैं कि उसके शासक वर्ग को ऐसी स्त्रियों की आवश्यकता थी जो पुरुषों के समान हो। अगली विशेषता या अगली युक्ति थी श्रेष्ठ संतति। प्लेटो का विचार था कि स्त्री और पुरुष के मेल से श्रेष्ठ व्यक्तियों का जन्म होना चाहिए जो राज्य के व्यापक हित में होता है। राज्य के हित में जरूरी है कि आने वाली संतति श्रेष्ठ नस्ल की हो। इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए उचित आयु के केवल स्त्रियों और पुरुषों को ही विवाह के सूत्र में बांधा जाए।
प्लेटो कहता है कि इस संबंध में राज्य को उसी सिद्धांत को अपनाना चाहिए जिस पर पशुपालन करता है, अर्थात श्रेष्ठ नर और मादा को एक साथ जोड़ देना चाहिए। विवाह संस्था में सुधार, पांचवी बात वो कहता है, विवाह संस्था में सुधार। एक अन्य उद्देश्य महिलाओं के साम्यवाद का यह प्रतीत होता है कि प्लेटो विवाह संस्था में भी समुचित सुधार चाहता था। वह ये मानना प्रतीत नहीं होता है कि विवाह कोई नैतिक अथवा पवित्र बंधन है। उसे विवाह का सीधा साधा प्रयोजन यही प्रतीत होता है कि इसके माध्यम से औरत लॉफॉल इश्यू प्राप्त की जा सकती है। अतः इस संस्था का भी राज्य के हित को दृष्टि में रखकर संशोधन करना उसे उचित प्रतीत हुआ। परिवार या पत्नियों के साम्यवाद की अंत में हम देखते हैं आज रूपरेखा क्या थी। महिलाओं को पारिवारिक बंधनों से मुक्त कर उन्हें शासक वर्ग में स्थान देने मात्र को ही प्लेटो पर्याप्त नहीं मानता। उसने इस बात की व्यवस्था की है कि संरक्षक वर्ग के स्त्री पुरुषों में श्रेष्ठ आधार पर विकास हो और श्रेष्ठ संतति का राज्य के हित में प्रयोग हो। प्लेटो चाहता है कि संरक्षक वर्ग श्रेष्ठ संतति पैदा करे और संरक्षक वर्ग की जनसंख्या भी स्थायी बनी रहे। इसलिए वह शासक वर्ग के व्यक्तिगत परिवार की स्थापना का खतरा मोल नहीं लेना चाहता। वस्तुतः उसने राज्य परिवार की स्थापना की रूपरेखा प्रस्तुत की। उसकी योजना यह है कि शासक वर्ग के स्त्री पुरुषों के वैवाहिक संबंध सामूहिक आधार पर हों तथा शासक वर्ग के अच्छे से अच्छी स्त्री पुरुषों को उचित समय में परस्पर मिलने दिया जाए, जिससे वे श्रेष्ठ संतान राज्य को दे सके। उसने स्त्रियों के लिए प्रजनन का श्रेष्ठ समय 20 से 40 वर्ष की आयु माना है और पुरुषों के लिए 25 से 55 वर्ष माना है। स्त्रियां 20 वर्ष की अवस्था से लेकर 40 वर्ष की अवस्था तक राष्ट्र के लिए संतान उत्पन्न करेगी और पुरुष 25 से लेकर 55 वर्ष की अवस्था तक राष्ट्र के लिए संतान उत्पन्न करेंगे। राज्य नियंत्रित प्लेटो की यह योजना थी कि राज्य परिवार में माता पिता को अपनी संतान का तथा संतान को अपनी माता पिता का कोई आभास न रहे। प्लेटो के अनुसार नवजात शिशु का जो पालन पोषण है, जो बच्चा होगा उसका जो पालन पोषण है वह राज्य द्वारा किया जाएगा, जिससे माँ बाप तथा बच्चों में उन प्रवृत्तियों का अभाव होगा जो पारिवारिक प्रेम तथा स्नेह को जन्म देते हैं। प्लेटो ये समझता है कि इस व्यवस्था से न केवल उत्तम संतान उत्पन्न होगी अपितु सारा राज्य एक विशाल परिवार बन जाएगा। इस योजना के द्वारा प्लेटो एक ऐसी नैतिकता पैदा करना चाहता है जो व्यक्ति तथा समष्टि के हित का भेद मिटाकर पारस्परिक प्रेम और कल्याण की भावना से ओतप्रोत हो। प्लेटो की इस योजना का उद्देश्य राज्य में एकता स्थापित करना है ताकि समस्त राज्य शांति और सुख से रह सके। तो इस प्रकार हमने आज देखा कि प्लेटो ने परिवार के साम्यवाद, जिसको स्त्रियों का साम्यवाद भी कहते हैं, की रूपरेखा प्रस्तुत की, जिसमें उसने बताया शासक या राजा के पास कोई संपत्ति या कोई परिवार नहीं होगा। राजा या शासक का जो पुत्र या पुत्री होगी वो संपूर्ण राज्य की मानी जाएगी। शासक वर्ग के राजा और स्त्रियों का बनाकर पूरा परिवार माना जाएगा। इस आधार पर उसने मेरे तेरे की भावना, स्वार्थ की भावना को समाप्त करने पर बल दिया है। इस साम्यवाद के सिद्धांत की अनेक आलोचनाएं भी हुई है। इन आलोचनाओं का अध्ययन हम अगली टॉपिक में करेंगे। धन्यवाद।